Welcome to यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वंडरफुल वेडनेसडेज। इस वीक हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में। मेरे साथ है आस्था और मैं हूं मंदार। ये हमारा वीडियो 6 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 वीडियोस कर चुके हैं, जिसका आपको थंबनेल यहाँ पे दिख रहा होगा एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड क्या है अपोलो हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल। सबसे पहले मंदार, जब मैं इसकी रेटिंग्स को देखती हूँ तो काफी मुझे एवरेज रेटिंग्स और कंफ्यूजिंग इसकी समरी टेबल लग रही है, क्योंकि समरी टेबल में इसका पीई बहुत ज्यादा है, प्लेजिंग बहुत ज्यादा है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसके लो के बहुत आसपास है, वेराज इसका मार्केट कैप मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। मैं क्या इन्फर करूं इस कंपनी से? इस कंपनी का मार्केट कैप इतना बढ़ गया था that it had to be included in Nifty 50. Recently इसका inclusion हुआ है in the main index of the country. P ratio is a bit on a higher side. हम इसकी बात valuations में करेंगे। Pledge percentage भी काफी ज्यादा है। We'll also talk about that when we talk about governance. ओके, तो मंदार, हॉस्पिटल बिजनेस में तो और बहुत सी कंपनीज हैं। अपोलो हॉस्पिटल कौन कौन से सेगमेंट में है? अपोलो हॉस्पिटल्स के मेन जो सेगमेंट्स है, दे आर इनटू द मेन हॉस्पिटल बिजनेस। उसके अलावा इनका फार्मेसी बिजनेस भी है एंड डायग्नोस्टिक बिजनेस भी है। हालांकि डायग्नोस्टिक बिजनेस का अभी भी काफी स्मॉल लेवल पे है, लेकिन हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसी आर द मेन सेगमेंट्स इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। ओके, तो हम इसके एंटरप्राइज में और क्या बात कर सकते हैं? कितने इनके हॉस्पिटल्स हैं, क्या इनका कंपटीशन है? राइट, सो अपोलो के अराउंड 71 हॉस्पिटल्स है ऑल ओवर द कंट्री एंड इनकी जो बेड कैपेसिटी है दैट इज 10,000 बेड्स। So the number of beds is a very important measure to understand कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है। So 10,000 beds means कि कंपनी का काफी बड़ा बेस है in terms of the number of beds of capacity that they have. And 71 hospitals है and they have the main market in the southern region of the country. Southern region of the country. Okay. जहाँ तक इसकी बात करें, जैसे हमने भी स्टार्टिंग में बताया कि हॉस्पिटल बिजनेस में है, फार्मेसी में है और डायग्नोस्टिक में भी है, तो कितना रेवेन्यू इनको इंडिविजुअल सेगमेंट से आता है? सो करंटली इनका अराउंड 50% रेवेन्यू जो है वो हॉस्पिटल बिजनेस से आ रहा है। ओके, मतलब हाफ ऑफ द रेवेन्यू इनका हॉस्पिटल बिजनेस ही जनरेट करता है। करेक्ट। ओके, इसके अलावा अराउंड 44% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द फार्मेसी प्लेटफॉर्म। सो इनका जो फार्मेसी प्लेटफॉर्म है ये कुछ रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा स्केल हो रहा है and the company is concentrated on trying to make it even bigger and trying to scale it to a new level again. तो ये भी, is this company also into e-pharmacy, because आजकल तो everything is delivered to your doorstep? Correct. So yeah, the company is concentrating a lot on the e-pharmacy side, जहाँ पर ये ऑनलाइन मेडिसिन की डिलीवरी कर सकते हैं। So इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटर्स है। एक यूनिक थिंग अबाउट अपोलो हॉस्पिटल्स इज कि इनके बहुत सारे फार्मेसी जो इनके स्टोर्स है, फार्मेसी स्टोर्स दैट आर विद इन द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। सो वो सारे स्टोर्स जो है वो उनके दे आर डूइंग क्वाइट वेल, but the company is having a bit of a problem in scaling the stores that are not in the hospital premises. Okay. So the company is trying to concentrate कि हम उनके रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे स्केल कर सकते हैं एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली मतलब अगर आप अपने आसपास के किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आपको अपोलो हॉस्पिटल की अपोलो फार्मेसी बिल्कुल दिख रही होगी, लेकिन हो सकता है उसके साथ 3-4 और लोकल स्टोर्स भी दिख रहे होंगे। तो हो सकता है कि आप अपोलो की बजाय वो लोकल स्टोर्स पे जाना पसंद करो। तो अपोलो को वहां पर काफी मार पड़ती है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन फ्रॉम लोकल ब्रांड्स। ओके, बट फिर भी हम अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू हालांकि 50% हॉस्पिटल से है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण हमने इसको ग्रीन रेटिंग दी है। अब जब मैं इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो हम हॉस्पिटल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई हेल्थ की सर्विस जो है वो लेनी ही पड़ती है। तो ये तो समझ में आता है दैट दिस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू डाई एनी टाइम सून। बट कितना पेनिट्रेशन है हमारा इस इंडस्ट्री में? इंडिया में हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो है। इफ वी कंपेयर इट टू द जीडीपी, हेल्थ केयर पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो काफी कम होता है अगर हम डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में हम लोग इसको कंपेयर करें तो। इंडिया में हेल्थ केयर को ग्रो करने के लिए स्कोप जो है वो काफी ज्यादा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है इन जनरल ये काफी ग्रो होगा, बिकॉज जैसे जैसे इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगी लोगों की, वैसे वैसे द एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव चेक्स या फिर जो भी सर्जरीज लोगों को करनी होती है, इलेक्टिव सर्जरीज जिसको हम कहते हैं, तो वो भी बढ़ेंगे। सो ये जो सेक्टर है ये अभी काफी छोटा है कंपेयर्ड टू द लेवल ऑफ जीडीपी, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव। तो मंदार, जनरली हम देखते हैं दैट इंडिया की जो कॉस्ट है इन सर्विसेज के एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज वो काफी कम है। तो मेडिकल टूरिज्म से क्या कंपनी को बेनिफिट होता है? राइट, स्पेशली फॉर अ ब्रांड लाइक अपोलो एंड इवन अदर ब्रांड्स लाइक फोर्टिस, इनको मेडिकल टूरिज्म का काफी एडवांटेज मिलता है because these brands are well recognized. अगर अपोलो के केस में हम बात करें then there are hospitals in the southern region like Bangalore, Chennai, इन पे इंटरनेशनल पेशेंट्स का इन्फ्लक्स काफी ज्यादा होता है। कंपनी का जो हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू है उसमें अराउंड 10%
revenue pre-COVID used to come from international patients. which is a very good number. Correct. ओके तो इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं मंदार, हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, ये एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टोरल इंडस्ट्री है, तो इससे मतलब एक कंपनी को क्या डिसएडवांटेज होता है? सो ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव नेचर की वजह से यहाँ पर एंट्री बैरियर्स एक सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारी कंपटीशन इजीली एंटर नहीं कर पाती, बिकॉज आपको अगर एक हॉस्पिटल बिजनेस सेटअप करना है तो आपको इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है. यू नीड मैन पावर, यू नीड डॉक्टर्स, नर्सेस, इक्विपमेंट्स, यू हैव टू रन द फैसिलिटी फॉर 24 hours. So all this creates a lot of barrier for the entry, and obviously another part is regulations. लाइसेंसेस भी हमें बहुत सारे चाहिए अगर आपको एक हॉस्पिटल बिजनेस रन करना है, बिकॉज आप जिन क्या कहते हैं चीजों में डील कर रहे हो, यानी कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, डायग्नोस्टिक्स कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको उन रेगुलेशंस पे भी पूरा अपना खरा उतरना पड़ता है, जैसे कि हम कह सकते हैं. करेक्ट. तो अपोलो के लिए लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, बिकॉज वो ऑलरेडी इस चीज में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका है. करेक्ट. तो उसको नए कॉम्पिटिटर्स से इतना अभी प्रॉब्लम नहीं है. अपोलो के कॉम्पिटिटर्स सिर्फ वही हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं. करेक्ट. तो इसलिए हमने इसकी इंडस्ट्री को भी ग्रीन रेटिंग दी है, बिकॉज इंडस्ट्री एज एन ऑल एक अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है एंड जहां पर हमारा स्कोप बहुत ज्यादा है. अब आप सबको पता है हमारा मॉडल गवर्नेंस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस हम नीचे नंबर्स के साथ ही डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जब मैं देखती हूँ मंदार, पीई को डिस्कस करते हैं. अगर मैं इसका पीई देखूं तो 1 ईयर में भी ये जो हमारा मीडियम पीई है उससे कम है. राइट. 3 ईयर में भी अपने मीडियन पीई से कम है. सेम इज इन द केस इन 5 ईयर एंड सेम इज इन द केस इन 10 ईयर. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है? दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. इसका रीजन ये है कि जब हम पी रेशियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो अर्निंग्स होते हैं ये कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग्स में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट तो नहीं है. एग्जैक्टली. जब इंडिया में सेकेंड वेव आई थी कोविड की, विच वाज अराउंड 1 ईयर अगो, तो कंपनीज लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स हैड अ विंडफॉल गेन बिकॉज उस वेव में हॉस्पिटलाइजेशंस काफी ज्यादा थे. सो अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनी के ऑक्यूपेंसी रेट्स थे वो काफी ज्यादा थे, एंड दे हैड अ क्वार्टर जहां पर रेवेन्यूज वर एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई. And obviously profitability was also quite high. So अगर हम last 12 months की बात करें तो इसमें there is some element of extraordinary earnings and profit जो सेकंड वेव से आया. करेक्ट. सेकंड वेव की वजह से आया, एंड जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए, एंड जब प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो पी रेशियो विल ऑब्वियसली लुक अ बिट लेसर. ओके. तो इसका मतलब कि जो हमें भी पी वैल्यू अंडर वैल्यूड लग रही है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के कारण है. तो हम सिर्फ पीई को आइसोलेशन में देखकर नहीं कह सकते कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, बिकॉज इसके अंडर वैल्यूड होने का रीजन कुछ और है. हालांकि दिस इज नॉट एन अंडर वैल्यूड स्टॉक एज सच. अब मंदार, जब मैं इसकी प्राइस की बात करती हूँ, जब हम प्राइस देखते हैं तो इसके प्राइस ने बहुत ज्यादा, आई मीन नवंबर 2021 में जहाँ ये ऑलमोस्ट 5800 के क्लोज था, अभी इट हैज कम डाउन टू 3800. मतलब 2000 पॉइंट्स का एक फॉल है. इतना जबरदस्त फॉल है ये इतना ज्यादा फॉल क्यों है? इज कंपनी नॉट डूइंग गुड? व्हाट इज रॉन्ग विद कंपनी? सो अपोलो हॉस्पिटल्स प्री कोविड इट वाज ट्रेडिंग अराउंड से 1400-1500 लेवल्स. वहां से इनके शेयर को काफी एक अपस्विंग मिला बाय नवंबर 21. सो इफ वी लुक एट द प्राइस से ऑन अ 3 ईयर पीरियड, then we'll see कि pre-COVID इसका price around 1600 levels पे था, 1600-1700 levels पे, and that went up to around almost 6000 in November 21. So जो एक इंक्रीज हुआ था इसके शेयर प्राइस में काफी ज्यादा था, बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टेड कि कोविड में कंपनी वुड बी डूइंग वेल, एंड उनका एक केपेक्स साइकिल भी खत्म हुआ था. सो उनके जो सारे नंबर्स थे वो अच्छे दिख रहे थे. इट वाज एक्सपेक्टेड कि और भी कोविड की वजह से एक हॉस्पिटल जैसे सेक्टर को टेलविंड्स काफी ज्यादा मिलेंगे, एंड उनके नंबर्स ने कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई किया भी. बट कहीं ना कहीं मार्केट में एक जनरल करेक्शन भी आया आफ्टर नवंबर दिसंबर, दैट आल्सो कंट्रीब्यूटेड. प्लस जो भी हाई पी स्टॉक्स थे व्हिच वर सीमिंग वेरी ओवरवैल्यूड, दे टुक अ लार्ज बीटिंग आफ्टर दैट. उनमें ज्यादा गिरावट देखने को हमें मिली. करेक्ट. एंड इसकी वजह से इनका प्राइस अभी काफी नीचे आ चुका है. आई थिंक इसके प्राइस के बारे में हमें ज्यादा बेटर पता चलेगा जब हम इसकी फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे कि क्या ये इतने अच्छे रेवेन्यू और क्या कहते हैं प्रॉफिट हमें दे पा रही थी, जिससे कि हमें समझ में आए कि इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है. Correct. तो अगर मैं इसकी सेल्स को देखूं तो इसकी सेल्स म्यूटेड ग्रोथ है, उनमें ना के बराबर है. मतलब अगर आप देखो
मैं कोविड टाइम पीरियड को अगर निकाल भी दूं तो नवंबर दिसंबर में जहां पर इनका रेवेन्यू समवेयर अराउंड 28-2900 के आसपास था, अभी उनके रेवेन्यू में आफ्टर कोविड टाइम्स 36-35 का है, विच इज नॉट अ वेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। करेक्ट, बहुत ही मतलब एक जिसको बोल सकते हैं कि इतने कम लेवल का रेवेन्यू इंक्रीमेंट है कि जिस हिसाब से उनका प्राइस बढ़ा था वो शायद जस्टिफाइड ही नहीं था। करेक्ट। अभी भी जो इनके लेवल्स है वो अब तक फॉर इलेक्टिव सर्जरीज अब तक प्री कोविड लेवल तक आए नहीं है। मे बी तब जाके रेवेन्यू शायद बढ़ेगा, लेकिन राइट नाउ वी कैन नॉट सी अ लार्ज इंक्रीज कंपेयर टू द प्री कोविड लेवल्स। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने जैसे पहले भी बात की थी कि इनका जो जून का क्वार्टर था वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जून 21 का, एंड यू कैन सी कि उस क्वार्टर में इनका 489 करोड़ का रेवेन्यू था, 489 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इन्होंने बाकी पहले किसी क्वार्टर में भी अचीव नहीं किया था एंड उसके बाद भी अब तक अचीव नहीं किया है। सो ऑब्वियसली इस क्वार्टर का जो इफेक्ट है दैट इज देयर इन देयर पी रेशियो एज वेल। तो मतलब कि क्योंकि कंपनी पहले ही कभी इतना अर्न नहीं कर रही थी, ठीक है, और अभी भी अगर हम देखें तो कंपनी वैसे नंबर्स नहीं पुट अप कर पा रही, यानी कि सिर्फ उन्हें एक वन टाइम गेन हुआ उसमें भी उस पर्टिकुलर एक जिसको हम बोलते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से, बट कंपनी हैज टू जस्टिफाई इट्स नंबर्स जो हमें वो करती हुई नहीं दिख रही। मतलब ये इतना ज्यादा प्रॉफिट जो है कम क्यों है एज कंपेयर टू प्रीवियस वंस? सो जब थर्ड वेव आई थी जिसको ओमिक्रॉन वेव भी कह रहे हैं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था कि जब दिसंबर जनवरी में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे इंडिया में, सो दिस पर्टिकुलर वेरिएंट वाज अ माइल्ड वन बिकॉज पीपल भी वैक्सीनेटेड थे, वेरिएंट भी थोड़ा सा माइल्ड था, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन जो थे वो बहुत कम थे। एंड ऐसी एनवायरनमेंट थी जहां पर लॉकडाउन ऑलरेडी एक हद तक कह सकते हैं कि थे, बट स्टिल हॉस्पिटलाइजेशंस वर लेस, सो इसकी वजह से इनके रेवेन्यूज पे थोड़ा असर पड़ा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ा, जिसकी वजह से इनका जो नंबर्स इन मार्च क्वार्टर है वो काफी कम है। ओके, तो अगर मैं एनुअल बेसिस पे भी देखूं तो वही चीज कंफर्म हो रही है कि इनकी जो भी चाहे सेल्स है या प्रॉफिट है बहुत म्यूटेड नंबर्स शो कर रहे हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर यानी कि मार्च 2020 में वो एक इंक्रीमेंटल सिर्फ इसी के कारण था, कोविड का जो बेनिफिट कंपनी को मिला, लेकिन फिर भी कंपनी उन नंबर को जस्टिफाई नहीं कर पा रही। मंदार, अगर मैं इसका मार्जिन देखूं तो कंपनी का मार्जिन लिटरली 1% है। राइट, मतलब कंपनी के पास मार्जिन है ही नहीं जिसको हम बोल सके कि एक्चुअली कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। करेक्ट। सो हॉस्पिटल सेक्टर है ही ऐसा कि यहाँ पर आपको कॉस्ट एंड द चैलेंजेस ऑफ ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर आर सो इमेंस कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट प्रॉफिट कंपनी ने किसी ईयर में किया ही नहीं है। सो दैट इज वन बिग इशू इन दिस सेक्टर। मैंने ऑलरेडी जैसे बात की थी कि एक हॉस्पिटल चलाना कितना मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ the cost that you have to incur, the type of personnel that you need to have, 24 hours चलाना पड़ता है, so that shows in the margins as well कि ये challenging sector है to try and make profits, and we can see that in the profit margins of the company. अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें मंदार, तो इसके रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, राइट, हालांकि इसकी बोरोविंग्स भी उतनी ही ज्यादा है, बट आई थिंक कि क्योंकि इनके रिजर्व्स इतने अच्छे हैं तो अपनी बोरोविंग्स को एटलीस्ट मैनेज कर पाते हैं, बट फिर भी बोरोविंग्स इनके लिए एक जिसको हम बोल सकते हैं कि अलार्मिंग चीज ही है देखने के लिए कि, बट आई थिंक जितना कैपिटल इंटेंसिव ये बिजनेस है तो इनकी बोरोविंग्स उतनी ज्यादा होनी बनती भी है। करेक्ट। ये सेक्टर ही ऐसा है कि जहां पर आपको एक्सपांड करते रहना होगा, देन यू हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ कॉस्ट अगर इनकर करनी है देन आपको बोरोविंग्स लेनी ही पड़ती है। सो दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर। एंड बोरोविंग्स के बाद भी हम देख सकते हैं कि जो इनका फिक्स्ड एसेट है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे आप हॉस्पिटल बनाते जाओगे आपके पास एसेट्स ही क्रिएट हो रहे हैं कंपनी के लिए, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी चीज है। मतलब बैलेंस शीट में से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का एक नॉर्मल व्यू है। जब हम कैश फ्लोज की बात करते हैं, एज वी ऑलरेडी से कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही हमें पता चलता है कि क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं अपने ऑपरेशंस में, जो उनका कोर बिजनेस है उसमें। एंड इसमें कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि नंबर ना ही सिर्फ पॉजिटिव है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा इंक्रीमेंट एटलीस्ट इन नंबर्स में देखने को मिल रहा है। करेक्ट। एंड वी कैन आल्सो सी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी नंबर्स काफी बड़े-बड़े हैं, बिकॉज़ दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दे विल कंप्राइज द कैपिटलाइजेशन दैट द कंपनी इज डूइंग। सो ऑब्वियसली जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दे हैव टू बी इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टिंग इन मोर एंड मोर कैपिटल एसेट्स। ओके, अगर मैं इसके रिटर्न्स देखूं तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कोई खास नंबर्स शो नहीं कर रही, ना ही इसके प्रॉफिट ग्रोथ्स, एक्सपेंसेस भी इसके
डिसेंट ही है। हालांकि जो इसका अगर मैं कंपेयर करूं तो जो इसका स्टॉक प्राइस है वो मेरे को 10 इयर्स में 19% का इंक्रीमेंट दिखा रहा है। हालांकि 10 इयर्स में अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो वो 3% से नेगेटिव है। तो यहाँ पे आई कैन स्पॉट दैट डाइवर्जेंस दैट हॉस्पिटल इज नॉट एबल टू डिलीवर, बट फिर भी उसका जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो ज्यादा है। यानी कि अब लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने जिस आइडियोलॉजी के साथ इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था वो आइडियोलॉजी उतने एक्सटेंट से सक्सेसफुल नहीं हुई है कंपनी के लिए। यस, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मे बी इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि आगे चल के ग्रोथ आएगी, मे बी दे आर थिंकिंग कि ये सेक्टर ऐसा है या फिर ये कंपनी का मैनेजमेंट ऐसा है कि आगे चल के ये रेवेन्यूज बढ़ा पाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ा पाएगा, बट दैट रिमेन्स टू बी सीन इन द फोर्थकमिंग क्वार्टर्स। एंड इसी के कारण, क्योंकि जो इनके रिटर्न रेशियोज हैं, ROCE, ROE, ROA, क्योंकि ये नंबर्स कैपिटल इंटेंसिव है तो वैसे भी कम हो जाते हैं। प्लस इतना एक्सपेंस कंपनी को इंकर करना पड़ता है, एज यू ऑलरेडी सेड, सैलरीज हैं, 24/7 रन करना है, उन सब चीजों को भी देखें अगर हम, तो इनके रिटर्न्स अगर आप ROA देखो तो लिटरली 1.1% है कि सिर्फ 1% का रिटर्न उनको अपने एसेट्स में मिल रहा है। हालांकि उनके फिक्स्ड एसेट्स कितने सारे हैं। करेक्ट। ओके, तो जब हम मेजर शेयर होल्डर्स देखते हैं, मेजर शेयर होल्डर्स में फॉरेन प्रमोटर्स तो कंपनी के नहीं है, पर इंडियन प्रमोटर्स भी मंदार जनरली बोलते हैं कि हाँ इंडियन प्रमोटर्स है, स्टेबल है, बट ये एक फैमिली बिजनेस से शुरुआत हुई थी। तो फैमिली बिजनेस में अगर मैं देखूं तो जनरली फैमिली बिजनेस में जो प्रमोटर्स होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, लेकिन इनके केस में मुझे लगता है कि इंडियन प्रमोटर्स थोड़े कम हैं। राइट। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि जो प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा है, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, बिकॉज व्हेन यू, जैसे अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसी कंपनी में, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि प्रमोटर खुद कितना इन्वेस्टेड है। Exactly. वो फैमिली ओन्ड कंपनी है, अगर प्रमोटर का स्किन इन द गेम नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरा भी कॉन्फिडेंस शायद कम हो जाएगा। So that is the concern here. Obviously FII के जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, 50% of the share capital is with the FII, so that is a very encouraging sign. But promoter का कम होना, that is a big concern here. Also कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके प्रमोटर्स होते ही नहीं हैं, जिन्हें हम प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज बोलते हैं, एंड ऐसे ही हमने एक वीडियो करी है जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि आपको नॉलेज मिले कि प्रमोटर्स का होना या ना होना कितना जरूरी होता है एक कंपनी के लिए। मूविंग ऑन, यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन कौन इसमें मेजर शेयर होल्डर्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनका एक वन ऑफ द शेयर होल्डर है, मतलब कि दे बिलीव इन कंपनीज बिजनेस मॉडल एंड आइडियोलॉजीज। म्यूचुअल फंड में भी हमें कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, कोई मेजर बाइंग सेलिंग नहीं है, एंड कंपनी अपना डिविडेंड टू मोर और लेस सम एक्सटेंट देती जा रही है। तो मतलब जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ी रिलीफ है कि हमें एटलीस्ट डिविडेंड तो मिल रहा है। Right. So that to conclude, my question is going to be only this: that what should the new investors do? What should existing investors do? What do we infer? So यहाँ से हमें एक मेन चीज ये इन्फर होगी कि इस सेक्टर में थोड़े चेंजेस काफी ज्यादा हुए हैं इन द रिसेंट टाइम्स। हमने एक पीरियड देखा जहां पर इलेक्टिव सर्जरीज हुई नहीं थी बिकॉज कोविड था, सो मोबिलिटी नहीं थी लोगों की। बहुत सारे छोटे गांव होते हैं जहां से लोगों को सिटी में आना पड़ता है टू ट्राई एंड गेट देयर ट्रीटमेंट्स, तो वो नहीं हो पा रहा था, एंड दैट वाज बिकमिंग अ हिंड्रेंस टू अ कंपनी लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स। सो अभी जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन कम हो रही है वैसे वैसे इलेक्टिव सर्जरी शायद बढ़ेंगी, एंड ये इनका हाई मार्जिन बिजनेस है, बिकॉज कोई भी अगर हार्ट का कोई सर्जरी है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, दीज आर हाई मार्जिन बिजनेसेस फॉर द कंपनी। सो कहीं ना कहीं अगर ये इंक्रीज होते हैं देन कंपनी के मार्जिन शायद से थोड़े से बेटर होंगे, एंड देन वी माइट सी बेटर नंबर्स फ्रॉम द कंपनी। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये देखना है कि कंपनी इन जनरल कैसे आगे स्केल करेगी। अगर कंपनी केपेक्स करेगी तो उसका बहुत एक परमानेंट पेन भी हो सकता है कंपनी की बैलेंस शीट में, सो दैट माइट बी डिफिकल्ट। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि फिलहाल इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर को क्लोजली वॉच करना चाहिए एंड ट्राई टू सी कि आगे के कुछ 3-4 क्वार्टर्स में कंपनी के जो इलेक्टिव सर्जरीज है वहां से रेवेन्यू कैसा आ रहा है। सिंपल पॉइंट यही रहता है कि अगर आपको इसी प्राइस में कोई और बेटर स्टॉक मिल रहा है जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इससे ज्यादा अच्छा है, तो आप उसको स्विच कर सकते हो या आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो, बिकॉज इस कंपनी में जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा स्लो या ना के बराबर है हम कह सकते हैं, बट आने वाले टाइम्स में वील हैव टू सी कि ये कैसे phase out होता है। On that note, we'll conclude this week's episode of Wonderful Wednesdays. You can use the coupon code MONSOON MONSOON to get 55% off on all our research products. So do check out investorjna.in and subscribe to our research products. Also, highest ever discounted. Do not miss the opportunity. Share करो ये वीडियो maximum लोगों के साथ so that we also get motivated to create such content for you. Like and subscribe. Thank you.